60 वर्ष पूर्व जब हमारे पास संविधान के निदेशक सिद्धांत तो क्या संविधान भी नहीं था और सामाजिक न्याय की अवधारणा से यह देश अनजान था, तब तमिलनाडु के क्षितिज पर एक दूत सामाजिक असमानताओं और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला एक जन्मजात मसीहा और एक ज्ञात और पक्का नास्तिक उभरा, जिसने गर्जना की कि ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च दर्जा और अछूतों को सबसे निचला दर्जा देने वाली जाति आधारित श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था बीते ज़माने के वैदिक युग की सामाजिक गलती और डायनासोर है, जिसे नष्ट कर देना चाहिए। इस तरह गर्जने और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला सामाजिक क्रांतिकारी और कोई नहीं, तमिलनाडु के पितृतुल्य ईवी रामास्वामी थे। आज चलते इनके जीवन परिचय पर, क्योंकि आज इनकी 145वीं जन्म जयंती है। इनका जीवन एक साधारण परिवार में, इनके पिता एक राजमिस्त्री का काम करते थे, तयम्मा, जिन्होंने परिवार को संभाला और बीच बीच इनके यथाशक्ति श्रम का काम भी किया, अब इनके पिता का साथ भी दिया। एक बड़े व्यापारी बन चुके थे। इनके नायकर दंपति के पहले 2 बच्चे होते हैं। नायकर दंपति मतलब वेंकट नायकर, ईवी रामास्वामी जी के पिता के 2 बच्चे होते हैं, जो दोनों काल कलवित हो गए, यानी कि काल को की नज़र पड़ गई। इसके बाद इनके 10 वर्षों की अवधि के बाद इनको पहला पुत्र होता है, जो बड़ा पुत्र था कृष्णा स्वामी, जिसकी लगभग 28 सितंबर 1877 को इसका जन्म होता है। इसके 2 वर्ष बाद 17 सितंबर 1879 को ये योद्धा का जन्म होता है, ईवी रामास्वामी। वेंकट नायकर जी और उनकी पत्नी ने इन बच्चों के जन्म होने से पहले बहुत से उपवास किए, बहुत से देवी देवताओं को मनाने में लगे रहे और बहुत सी मन्नतें मांगी। इसलिए इनका परिवार जो था वो धार्मिक चलन में बड़ा विलीन था, बड़ा विश्वास करता था पूजा पाठ में। इनके बड़े लड़का पढ़ने में भी ठीक था और ये धार्मिक रीति रिवाजों में भी बड़ा इंटरेस्ट था। लेकिन रामास्वामी जी बचपन से ही कोई भी बात अगर होती थी तो उसका तर्क जरूर करते थे। इस चीज़ को लेकर इनके पिताजी इनसे कभी कभी नाराज़ भी होते थे और ज़्यादा पढ़ने में ये ठीक नहीं थे शुरू में। इसी दौरान इनके पिताजी के जो मित्र, जो ब्राह्मण लोग थे, वो इनके पिताजी को समझाते थे कि आपका ये लड़का धर्म के विरुद्ध चल रहा है। इसी कारण को लेकर इनकी बहुत जल्दी इस उम्र में इनकी शादी की गई और 12th का समय था जब इनका क्लास में थे। उस समय से ही इनके पिताजी अपने साथ इनको व्यापारी में अपनी दुकान पे ले जाना प्रारंभ कर दिए थे। वहाँ इनका काम था गोदाम पर जो बोरे थे, जो बोरियाँ थी, उनको एड्रेस उस पर लिखना और उसके बाद जल्दी अपना, ये फुर्तीले बहुत थे अपने कामों में, जल्दी काम निपटाने के बाद ये लोगों में बैठते थे और तर्क करना, यही सब इनका चलता रहता था। इस चीज़ को लेकर इनके पिताजी के साथी लोग बड़ा इनसे रुष्ट रहते थे। लेकिन बिजनेस के मामले में पेरियार जी बहुत आगे निकले। इनके पिताजी ने धीरे धीरे अपनी मीटिंगों में अपना नेतृत्व के लिए अपने बिजनेस का नेतृत्व इनके ऊपर सौंपा, इनको भेजना स्टार्ट कर दिया और ये जाने लगे। कहीं कहीं धार्मिक कार्यक्रम हो रहे, कहीं गेस्ट बनाए जा रहे, कहीं कहीं तो इनके पिताजी ने कई बार इनको वहाँ पर भी भेजने का प्रयास किया। उनको लगता था कि हमारा परिवार जैसे चलता आया है, देवी देवताओं को मनाने में हमारा बड़ा लड़का भी उसमें है, तो ये लड़का भी चले। लेकिन नहीं, उसके अनुरूप विपरीत चले और हमेशा तर्क पे उन्होंने विश्वास किया। हर चीज़ पर, हर बात पे तर्क करना
अगर सामने से कोई व्यक्ति कह रहा तो उसकी बात को ना मानना, तर्क करना, ये इनका मुख्य कार्य। इसी विरोधाभास और उलझनों से चलते, इन पे तर्क करते हुए एक अपने परिवार में, एक अपने समाज में एक अच्छे वक्ता बन चुके थे। इनके पिताजी वेंकट नायकर जी ने सोचा कि रामास्वामी जी की शादी कर दी जाए, जिससे शायद इन पे सुधार हो सके। वो उन चीज़ों को नहीं चाहते थे कि आप इस पे आगे जाएंगे। इनकी 1900 साल की उम्र में इनकी शादी नागमयी नाम की एक लड़की जो 13 वर्ष की थी, उसके साथ शादी कर दी जाती है। लेकिन इनकी पत्नी इनका आगे चलकर इनके विचारों से प्रभावित होकर इनको हर स्टेज पर इनका साथ देती है। इनके 1911 में चलकर इनके पिताजी का देहांत, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पूरा बिजनेस, पूरा कारोबार इनके ऊपर आ जाता है। ये बखूबी जिम्मेदारी के साथ अपने परिवार की जो बिजनेस था उस पे मेहनत करने लगे और एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे तर्कवीन निकल कर बाहर आए। 1919 में इरोड नगर पालिका का चुनाव लड़े और ये नगर पालिका के अध्यक्ष बने। इसके बाद उसी समय एक कांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें लगभग 2000 लोग मारे जाते हैं। उसकी सच्चाई क्या थी कि पंजाबी नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन जो आए हुए थे, उनको सुनने के लिए भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई थी। लेकिन अंग्रेज इस मिशन, इस आंदोलन, इस लड़ाई को दबाना चाहते थे। इसलिए उनका जनरल एक डायर ने कम से कम लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलवाई थी, जिसमें लगभग 2000 लोग मारे हुए गए थे। उसी समय पूरी ऊर्जा लगा दी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि इस झगड़े के बाद इतने प्रभावित हुए। इस घटने के बाद ये सीधे कांग्रेस में जाकर शामिल हुए। वो कांग्रेस जिसमें अंग्रेज़ों से भारत देश को आज़ाद कराने में निरंतर लड़ रही थी, उसमें जाकर इन्हें सत्ता ली और ये कांग्रेस में शामिल हुए। इन्होंने तमिलनाडु में संघर्ष किए कि छुआछूत और विदेशी चीज़ों को बंद किया जाए। इसको लेकर कांग्रेस में जब शामिल हुए तो गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए बहुत, और गांधी जी के विचारों को बारीकी से इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने मिल के सभी, क्यों गांधी जी के अनुसार, कपड़े और विदेशी कपड़ों का त्याग कर दिया और अपने परिवार के सदस्यों से भी आग्रह किया कि विदेशी मिलों के द्वारा बनाए हुए कपड़े सभी लोग त्याग करें और अपने देश की सूती, हाथ की कती हुई खादी को खुद पहना और अपने परिवार के सदस्यों से को भी पहनने का आग्रह किया। खादी को लेकर अपने परिवार के बाद फिर समाज में निकले, जोर शोर से प्रचार किया। अपने कंधों पर गट्ठा लेकर निकला करते थे। इस समय इन्होंने फिर पूरा फोकस खादी के व्यापार पे लगाया, जो अपने देश के द्वारा अपने हाथ से काट के बनाई जाती थी। इनका खादी का बहुत बड़ा बिजनेस हो गया था। यह अपने कंधों पर चरखा और खादी की बड़ी बड़ी सी गट्ठी लेकर गांव-गांव जाते थे और लोगों से आग्रह करते थे कि हमें देश को अपने आज़ाद कराना है तो सबसे पहले विदेशियों के यहाँ के धंधे बंद करने पड़ेंगे। लोग इनकी बातों पर प्रभावित होते थे और खादी को अपनाना शुरू कर दिया था। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जब शुरू किया तो गांधी जी ने ये शर्तें रखी थी कि हमारे देश के जो भी लोग सरकारी पदों पर हैं या सरकारी लाभ ले रहे हैं कहीं पर भी, वो उनको छोड़ दें। तुरंत इन्होंने इरोड के नगर पालिका अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इनके साथ कई लोगों ने इस्तीफा दिया था और इन्होंने ये भी कहा था कि सारे कचहरी जाना बंद कर दें, सारे व्यापार बंद कर दें। जो देश के लिए लड़ना चाहते हैं कांग्रेस में शामिल हैं, तो इन्होंने अपना जो खादी का व्यापार था वो बंद कर दिया था। कचहरी में जिससे खादी के व्यापार से इनको कम से कम 20,000 रुपये प्रति माह लॉस हुआ था। इसके बाद जब कचहरी जाना बंद करवाया था तो इन्होंने जो गिरवी रखे हुए कागज़ थे लोगों के द्वारा वो सारे नष्ट कर दिए और कचहरी नहीं गए। इतने गांधी जी से प्रभावित थे ये।
जिससे कम से कम 50,000 रुपये का इनके परिवार को नुकसान हुआ था। इरोड की नगर पालिका के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके थे, अपने सूती का व्यवसाय बंद कर दिया था, कचहरी जाना बंद कर दिया। इसके बाद एक प्रचलन था नशाबंदी। वर्ष 1921 में गांधी जी का कार्यक्रम था नशाबंदी का विरोध। उसमें नशा किसका कर किया जाता था? जो ताड़ी के पेड़ होते हैं जिनसे ताड़ी निकाली जाती थी, तो लोग ताड़ी पीते थे और उसका ठेका यानी कि ताड़ी के जो चार्ज लगता था वो अंग्रेज़ सरकार को जाता था। तो गांधी जी का ये आह्वान था, जिसके सच्चे अनुयायी थे वी रामास्वामी जी ने, इन्होंने इसका पालन किया और सबसे पहले अपने 500 ताड़ी के पेड़ नष्ट करवा दिए थे, जिनसे कुछ पेड़ों से ताड़ी खींची जा चुकी थी, कुछ से बाकी थी। तो 500 पेड़ इन्होंने नष्ट करवा दिए थे। जब ये ताड़ी के पेड़ अपने नष्ट कराने के बाद फिर इन्होंने आंदोलन के साथ कम से कम 100 सैकड़ों कांग्रेसियों ने मिलकर ताड़ियों की जो दुकानें थीं उन पर जाकर धरना प्रदर्शन किए, ताड़ियों की दुकानों को बंद कराया। लेकिन सरकार इससे त्रस्त होकर इन लोगों को गिरफ्तार कराया और लगभग 1 माह के लिए इनको जेल भेजा गया। जब जेल भेज दिया गया तब सवाल खड़ा हुआ कि अब आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी रोड पर आ चुकी थीं। तो एक गर्व की बात होती है कि एक व्यक्ति कामयाब वही होता है, लड़ाई बड़ी वही लड़ी जा सकती है जिसमें दोनों लोगों का सहयोग हो। दोनों में कौन? एक पुरुष और महिला। वी रामास्वामी जी की पत्नी नागम्मई और एक बहन कड़िम्मा, जो दोनों लोग मैदान में आए और इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया और ताड़ी की दुकानों पर धरना प्रदर्शन कंटिन्यू जारी रहा। जब 1 माह के बाद ये निकले, इतने ज़ोर शोर से धरना प्रदर्शन किया गया कि ताड़ी की दुकानें लोगों को बंद करनी पड़ी। सरकार ने सर शंकरन नायर को गांधी जी से अनुरोध करने के लिए भेजा था कि ये जो ताड़ी की दुकानों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है इसको बंद कराया जाए, क्योंकि सामान्य जीवन में लोगों के सामान्य जीवन में विघ्न पड़ सकता है। सर शंकरन नायर ने इरोड की तनावपूर्ण स्थिति का हवाला देते हुए गांधी जी से था। तब गांधी जी का जवाब था कि ताड़ी की दुकानों पर धरना बंद किया जाए या जारी रखा जाए, इस बात का फैसला आप केवल इरोड की 2 महिलाएं नागम्मई और कड़म्मा ही कर सकती हैं। अब हमारे हाथ में नहीं रह गया है ये। जब ये गांधी जी का जवाब था तो वहाँ पर आगे चलकर सरकार को भी घुटने बल होना पड़ा। इसी प्रकार ये कामयाबी पाते गए। इसके बाद पेरियार जी ने अपने तमिलनाडु में भ्रमण प्रारंभ कर दिया। इरोड की जनता एक तरफ इनके साथ थी। इसके बाद इन्होंने पिछड़ों और दलितों के प्रति न्याय करने को तत्पर हैं और उन्हें मनु, धर्मशास्त्र और रामायण को जलाने के लिए आगे आना चाहिए, ये आह्वान किया पेरियार जी ने। पेरियार जी जब कांग्रेस ने 1924 में थिरुवन्नामलाई में अपना अधिवेशन किया तो पेरियार ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि दक्षिण भारत में हालांकि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सौहार्द है, फिर भी यह एक दुखद सत्य है कि स्वयं हिंदुओं के बीच एकता धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। ये पेरियार जी कहते हैं अपने अध्यक्षीय भाषण में। सबसे पहले ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच बहुत दोस्ताना संबंध नहीं है। क्यों नहीं था? कि इसमें छुआछूत, ऊंच नीच उस समय था, बहुत ज़्यादा आज भी चल रहा है। इन 2 समूहों के बीच सहमति नहीं होने के कारण तो होंगे ही। देशभक्तों को इस स्थिति का अध्ययन करने के लिए आगे आना चाहिए और मतभेद के कारणों को दूर करना चाहिए। हमें उन कारणों पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए जिनके चलते डॉक्टर नायर जैसे पक्के कांग्रेसी को कांग्रेस से इनसे निकालना पड़ा और एक नई पार्टी शुरू करनी पड़ी। मैं सोचता हूँ तमिलनाडु में जो स्थिति व्याप्त है वो केरल में व्याप्त स्थिति से बहुत भिन्न नहीं है। ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों से एक होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी के सचिव और अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय सेवा में अपनी संलिप्तता के आधार पर ये कह रहा हूँ। ये पेरियार जी का अध्यक्षीय भाषण था कि ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों में मित्रता नहीं। गैर ब्राह्मण जो हमारे ओबीसी, एससी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति सारे लोग आते थे, तो ब्राह्मण इनको ऊंच नीच की हैसियत से देखते थे, इनको साथ बैठालते नहीं थे, इनसे साथ रहते नहीं थे। इसलिए मित्रता का ना कारण बताते हुए हवाला दिया था कि सब लोगों को साथ आना होगा और ये कुरूरता को दूर करना पड़ेगा। पेरियार जी की बात कर रहे हैं, जीवन परिचय थोड़ा शॉर्ट में बताया। मुख्य बात तो उनकी किताब है ट्रू ऑफ रामायण, जिसको हमारे उत्तर भारत के पेरियार जी ने सच्ची रामायण कहा था, हिंदी में उल्लेख किया था। इनका संघर्ष मुख्य था ब्राह्मणों के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, 8 नंबर के खिलाफ। सामाजिक न्याय का कोई नाम नहीं जानता था उस समय, इन्होंने सामाजिक न्याय को बुलंदियों पर रखा। और ऐसा नहीं, तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है कि 1960 के दौर में ही वहाँ आरक्षण, पहले ओबीसी को 33% और एससी को 17%, उसके बाद उसी ओबीसी को 50% बढ़ता चला गया। आज भी आरक्षण वहाँ पूरे देश से अलग किसी राज्य में इतना नहीं है। ये पेरियार जी का ही संघर्ष बोलता है। पेरियार जी ने जब रामायण चल रही, इनको जलाया, मनु को जलाया और अपने लोगों को के बीच संघर्ष किए। लोगों को साथ लाने में बड़ा संघर्ष, बड़ा समय लगा, लेकिन आज दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, सच में एक ऐतिहासिक, एक इतिहास लिखने वाला, एक पूरी देश में अलग अपनी पहचान ली है। सामाजिक न्याय सबसे बड़ी बात है कि 1990 में जब मंडल आयोग लागू हुआ है, तो मंडल आयोग भी कहीं न कहीं नकल है उस समय की। 1960 में जब मंडल जी ने भी नकल कॉपी किया है। उसी आधार पर जब बीपी सिंह उच्च जात के नेता थे, जब 1990 में पूरे देश में ओबीसी आरक्षण लागू किया, तो उनके जात के लोगों ने ही उनका विरोध किया, उनके पुतले फूंके, उनको क्या क्या नहीं बोला। पेरियार जी रामायण पे तर्क करते हुए सीधे चले आए। उनका सीधा सिद्धांत तर्क, वैज्ञानिक चेतना, यही सब रहा है। जब बाबा साहब दलितों की वकालत करते थे, तो पेरियार साहब ओबीसी पिछड़ों की वकालत करते थे। पेरियार साहब के जो आंदोलन थे, जो आह्वान थे, जो मांगे थी, जिनके लिए लड़े, वो मुख्य हम आपको पॉइंट बताते हैं। आप इन पे ज़रूर अध्ययन करें, ज़रूर जानकारी लें। पहला, तमिल शूद्रों के मसीहा कहे गए। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष इन्होंने किए, महिलाओं के लिए संघर्ष किए, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाया। पेरियार और बाल्तेर की क्या मामला है, पेरियार और जॉर्ज बर्नार्ड क्या था, समानता का आह्वान, छुआछूत का उन्मूलन, नौकरियों में आरक्षण के समर्थक पेरियार साहब, विवाह संस्कारों में सुधार, विधवा विवाह, महिला सशक्तिकरण। ये कुछ हमने आपको पेरियार साहब की जीवन परिचय, उनके संघर्षों पे प्रकाश डाला। और हम आप सब लोगों से, खासकर पिछड़े वर्ग की, जिन्होंने पिछड़े वर्ग की बहुत वकालत की, अगर दलितों की अंबेडकर जी ने वकालत की, तो हमारे पेरियार साहब ने पिछड़े वर्ग की वकालत की। ये सत्यता है। पेरियार साहब को एक बार पढ़ना ज़रूर। आज 17 सितंबर 145वीं जयंती पर हम ऐसे महान योद्धा को नमन करते हैं कि पूरा तमिलनाडु आज उसी योद्धा की बदौलत देश में एक अलग अपनी पहचान बनाए बैठा है।
पूरा तमिलनाडु जिसमें आज मंदिरों में भी आरक्षण है। अगर एक भंगी जिसको कहा जाता है ब्राह्मण भंगी, भंगी का भी लड़का वाल्मीकि जिसको कहते हैं, हम स्पष्ट बोल रहा हूँ, उसका भी लड़का अगर एग्ज़ाम पास कर रहा है तो वो भी आज पुजारी बन रहा है तमिलनाडु में। यादव का लड़का भी पुजारी बन रहा है, जाटव का लड़का भी पुजारी बन रहा है तमिलनाडु में। ये देन पेरियार साहब की है, ये पेरियार साहब की देन है जो आज से लगभग 50 से 52% आरक्षण सिर्फ रिजर्व ओबीसी को है तमिलनाडु के अंदर। तो पेरियार साहब पे हम एक बार फिर आपसे आग्रह करेंगे, दक्षिण भारत के पेरियार ईवी रामास्वामी जी को एक बार जरूर पढ़ें और ये जरूर जानें कि इन्होंने रामायण मनु को क्यों जलाया, भगवान से इसने क्वेश्चन क्यों किए, क्यों कहा कि भगवान नहीं है। ये हमारा आपसे सवाल है। मेरा आग्रह भी है कि आप जरूर एक बार पेरियार साहब को पढ़िए। सभी को जय भीम, जय पेरियार, जय मंडल, जय संविधान।